हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सब? उम्मीद कर रहा हूँ यार बढ़िया ही होगे तुम लोग सब कोई। तो जैसा तुम लोग थंबनेल में देख कर के आए हो यार कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो कि 12th क्लास की हमारी पहली चैप्टर होती है, उसे हम एनसीईआरटी वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियसली यार पढ़ेंगे। ये वीडियो एक्चुअली बेसिक होने वाला है, ओके ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी के लाइंस को लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के उसका ट्रांसलेट करके अपने उसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे और फिर आगे फिर देखते हैं। चलो चलते हैं फिर। हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद कर रहा हूँ यार तुम लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जाओ सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो कि है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं रिप्रोडक्शन वर्ड को। रिप्रोडक्शन, तो री का मतलब बार बार, आप लोगों को पता होगा ये बात। अब प्रोडक्शन मतलब पैदा करना, तो ये बार बार पैदा करना ये कौन सी बात हुई? तो चलो देखते हैं। इमेजिन करो ये तुम हो। तुम अपने फादर के थ्रू इस दुनिया में हो। तुम्हारे फादर अपने फादर के थ्रू इस दुनिया में है। काफी नॉर्मल बातें हैं ये। तो क्या है कि हर जनरेशन में स्पीसीज प्रोडक्शन करता है ताकि आने वाले जनरेशन में, आने वाले टाइम में इनका स्पीसीज बना रहे। तो ये जो बार बार प्रोडक्शन होते रहता है हर टाइम पीरियड पे, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। समझ गया? तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है हमें। ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहाँ पे प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, और हमें यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड करना है, ओके। तो चलो अब एनसीईआरटी की लाइन पे फोकस करते हैं। Each and yes, each and every organism can live only for a certain period of time। तो इस दुनिया में हर एक जीव सिर्फ कुछ खास वक्त तक ही जिंदा रह सकता है, ओके। नॉर्मल सी बातें, हम सभी को पता होती है ये बातें। चलो आगे देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। हाँ भाई, तो ये इसको थोड़ा समझा जाए। तो इमेजिन करो यहाँ पे एक एक पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट पे एक सेकेंड, इस पॉइंट पे किसी का बर्थ हुआ, ठीक है, बी। और इस पॉइंट से बर्थ हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे किसी का डेथ हो गया। तो यहाँ पे बर्थ से डेथ के बीच के टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्या? लाइफ स्पैन बोलते हैं, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक बात, यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। इमेजिन करो ये एक लड़का है, एक रेसर है एक्चुअली। इसने क्या करा, इंडियन ट्रैफिक पे रेसिंग करी, बाइक लिया, और कुछ टाइम के बाद इसका एक्सीडेंट हुआ। अनफॉर्चुनेटली इसका डेथ हो गया। तो डेथ के टाइम पे इसका एज हो रहा था 21 मानते हैं। तो क्या तुम ये बोलोगे इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 21 सालों का था? नहीं।
लाइफ स्पैन की बातें जब भी हम करते हैं तो हम पूरी स्पीसीज की बातें करते हैं, ओके। जैसे कि अ, हम कभी ये नहीं कह सकते कि जो डैश 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 ये नाम का इंसान, ये इतना दिन का हो, इस बेसिस पे एक ये जल्दी मर गया, तो भाई ये पूरे इंसान की जाति इतने का लाइफ स्पैन इतना ही होता है। नहीं, हम क्या करते हैं कि पूरे मैक्सिमम रेशियो लेते हैं एक्चुअली, ओके। एक ज़्यादातर देखा जाता है कि भाई कितने जैसे मान लो हमारे में ह्यूमोसेपियंस में हमारा लाइफ स्पैन कितना है, तो अभी जो है अप्रोक्सीमेटली हमारा लाइफ स्पैन है वो 80 ईयर्स के आसपास है। तो हाँ भाई, एक्सेप्शंस इसमें भी होते हैं, कुछ लोग बहुत कम जीते हैं, कुछ लोग 100 भी क्रॉस करते हैं। तो नहीं, एक एवरेज जो रेशियो होता है उसे हम लाइफ स्पैन मानते हैं, ठीक है। चलो अब आगे वापस से अपने एनसीईआरटी लाइन पे आते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1। हाँ भाई, तो अगर तुम लोगों ने कभी एनसीईआरटी खोल कर देखा होगा तो इससे अगली वाली पेज में आपको मिलेगा एनसीईआरटी के द्वारा बनाया हुआ कुछ डायग्राम्स ऑर्गेनिजम्स के, और आपको उनके नीचे उनके लाइफ स्पैन को मेंशन करने का है। चलो, यहाँ तक वही बातें लिखी हुई हैं फिगर 1.1। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years? तो क्या ये बातें बहुत अजीब नहीं है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो कुछ दिन से लेकर के कुछ हजार सालों तक हो सकता है। यस, बहुत अजीब बातें हैं ये। Between these two extremes are the lifespan of most other living organisms. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. Yes, जल्दी से देख लेते हैं इसे कि लाइफ स्पैन जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, ओके। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं क्रो की। क्रो वर्सेस पैरट। तो और दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मैंगो वर्सेस पीपल की। पीपल। आगे एनसीईआरटी भी आपको यही एग्जांपल देने वाली है। तो द साइजेस ऑफ crows and parrots are not very different। तो जो साइज होता है क्रो और पैरट का कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं होता इन दोनों में। आप अपने इस डेली डे टू डे लाइफ साइकिल में भी देख सकते हो कंपेयर करके। तो आपको ज़्यादातर देखने मिलेगा कि इन दोनों के साइज के मामले में ये दोनों बहुत हद तक सेम है, ओके। हम्म। बट जब आप यही लाइफ स्पैन कंपेयर करोगे इन दोनों का, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा, ओके। बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। शो अ वाइड डिफरेंस। सिमिलरली, इसी तरह एक और एग्जांपल दिया गया है आपको। अ मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर्ड टू, ओके, एज कंपेयर्ड टू अ पीपल ट्री। तो मैंगो ट्री और पीपल ट्री आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, इन दोनों के साइज में कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं होता, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ बात फिजियोलॉजी की नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात आपको लुक्स की नहीं कर रहा, मैं साइज की बात कर रहा हूँ, ओके। तो हाँ, तो इन दोनों में साइज की कुछ खास अंतर नहीं होती, बट जैसे ही आप इसमें लाइफ स्पैन के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। चलो, whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty। तो लाइफ स्पैन या कितना भी वक्त का हो, कितना भी लंबा हो आदमी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना भी लंबा जिए, उसका लाइफ कितना भी हो, बट डेथ होना पक्का है। डेथ डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, ओके।
डेट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो जो लोग ये बात पहली बार सुन रहे हैं उनको ये बात बहुत अजीब लग सकती है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो एक सेल से बने हुए हैं, उनमें नेचुरल डेथ नहीं होता। ओके, वाह, बहुत अजीब कॉन्सेप्ट, राइट। तो आगे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। तो चलो, वाई डू वी से देर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? तो आखिर हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ नहीं होता? तो हाँ भाई, इस सवाल को याद रखिएगा अपने मन में, आगे जा करके बात करेंगे इस बारे में डिटेल्ड में। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on Earth for several thousands of years? तो क्या कभी आपने सोचा है कि अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे, कितनी वास्ट, कितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज रह चुके हैं इस दुनिया में, इस अर्थ पे, हजारों हजार साल तक? There are must be some processes in the living organism that ensure this continuity. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग बीइंग में, जो हम जैसे हम लोगों में या फिर हर ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग बीइंग है, उनमें कुछ अपने जनसंख्या को आगे बढ़ाए रखने के लिए, एक्चुअली अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाए रखने के लिए, कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म उनमें होगा। यस, यहाँ एनसीईआरटी अपनी क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहती है, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। तो हम लोग रिप्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एनसीईआरटी कंटिन्यू जो हिंट दे रही थी, वो दे रही थी किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। हाँ, तो ये रिप्रोडक्शन वो चीज है जिसके ऊपर हम गारंटीड बातें कर सकते हैं। चलिए, तो चलते हैं अब अगले पेज के ऊपर। हाँ भाई, तो जिस डायग्राम के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, वो ये रहा। यहाँ पे एलिफेंट, आपको यहाँ एलिफेंट की लाइफ स्पैन बतानी है। तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन अप्रॉक्स 48 टू 90 ईयर्स कहा गया है। 48 टू 90 ईयर्स। रोज की, चलिए मैं ऐड कर देता हूँ आप लोगों को, 5 टू 7 ईयर्स। ओके, डॉग्स में होता है अप्रॉक्स 20 टू 30 ईयर्स। बनाना ट्री में अप्रॉक्स 15 से 25 ईयर्स। काऊ 20 टू 25 ईयर्स, 25 ईयर्स। हॉर्स 25 टू 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई अप्रॉक्स 30 डेज। डी, ओके, याद रखने के लिए। हाँ, राइस प्लांट, actually it is 3 to 4 month। एम, समझ जाना इससे। नाउ बैनियन ट्री, यस, तो इसका है 200 ईयर अप्रॉक्स। तो अभी मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले आप लोगों को साइजेस के बारे में, कि लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज पे डिपेंड नहीं करता, राइट? और दो एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, ठीक है? तो चलिए पहला वाला देखते हैं हम पहले। क्रो और पैरट में कुछ खास साइज में डिफरेंस दिख रहा है आपको इन दोनों में? नहीं ना? सो बट अगर आप यहीं पे गौर फरमाते हैं तो क्रो में मिलता है आपको 15 इयर्स का लाइफ स्पैन, और पैरट में 140, 140 इयर्स। वाह, लंबी जिंदगी। तो इतना लंबा इन लोग डिफरेंस देखने में मिलता है हमें लाइफ स्पैन का। चलिए अब बात आगे करते हैं हम लोग। हाँ,
Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones या फिर offspring similar to itself। बड़ी ही सीधी सी बात है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसा सिमिलर अपने ही जैसा यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं कि ये अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को या फिर ऑफस्प्रिंग को, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पेरेंट, पेरेंट और ये हो गए ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। तो ये अपने ही जैसा दिखने वाले, एक वर्ड यहाँ पे ध्यान देना है हमें, सिमिलर। सिमिलर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे तो इसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। कुछ टाइम के बाद ये जो ऑफस्प्रिंग है ये दोबारा से, अभी इनका बर्थ हुआ है, अभी ये बर्थ फेज में है, बर्थ फेज में है, बर्थ फेज से इनमें फिर ग्रोथ फेज आता है, ये ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद ये क्या होता है कि ये थोड़ा ग्रो करने के बाद, हाँ भाई, तो ग्रो करने के बाद ये अपने एडल्ट फॉर्म में आए और ग्रो करने के बाद ये रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गए। ओके, अब रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होने के बाद फिर उन्होंने क्या करा, रिप्रोडक्शन करा और फिर दोनों अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा। तो क्या है, ये साइकिल चलते जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो ये साइकिल चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, इसलिए इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। पहले ये बता चुका था, दोबारा बता रहा हूँ। चलिए अब एनसीईआरटी पेपर नजर डालते हैं। तो द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। हाँ भाई, सीधी सी बात है, हमने बात कर रखा है कि ये जो ऑफस्प्रिंग बने थे पेरेंट से, ये ऑफस्प्रिंग ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद देखो ग्रो किया, ग्रो करने के बाद ये दोबारा से अपने ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। सही है, बिल्कुल। Thus, there is a cycle of birth, growth and death. Birth, growth and death। हाँ, यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ आपसे पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे जो कहा गया था कि नो वन इज इमॉर्टल, सॉरी, कोई भी अमर नहीं है, बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को अमर कहा गया है, उनमें कोई नेचुरल डेथ नहीं होता है। देखो यार, यहीं पे देखो इस बातों इन बातों को। ठीक है, कि ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही है, आप देखो ध्यान से। ठीक है, ये क्या करा कि इनने अपने बॉडी को दो भाग में डिवाइड कर लिया। ओके, डिवाइड करके उसके बाद फिर दो ऑप्शन बना लिया। तो इसमें इसका डेथ कहाँ हुआ, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये अभी भी दो बॉडीज में जिंदा है, अपना हाफ हाफ, एक इसमें एक इसमें, दो बॉडीज में जिंदा है। ओके, और फिर यहाँ से फिर इन इसने भी ग्रो करा, ग्रो करने के बाद रिप्रोडक्शन के टाइम पे अपने आप को दो बॉडी में जिंदा रखा। तो आप ये सोचो, इसमें नेचुरल डेथ है ही कहाँ, इसीलिए बोला गया था वहां पे ये बात, वो बातें। चलो अब आगे पढ़ते हैं। Reproduction enables the continuity of the species generation after generation। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है या वो ऑप्शन है जिससे कोई भी स्पीसीज अपने आप को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रखे हुए होता है। पता है हमें ये बात। तो आप चैप्टर 5 में आगे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें आप ये पढ़ोगे कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे बनते हैं और कैसे इसको इनहेरिट किया जाता है रिप्रोडक्शन के दौरान में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
आगे पढ़ेंगे हम लोग। There is a large diversity in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. तो देखो, इस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लार्ज डाइवर्सिटी मौजूद है। ओके, लार्ज डाइवर्सिटी मतलब बहुत तरह के जीव जंतु हैं हमारे दुनिया में, ठीक है। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, इन्होंने क्या करा कि वक्त के साथ एक अपना एक अलग तरीके का रिप्रोडक्शन करने का मेथड खोज रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट पे, कि वो कैसा उनका हैबिटेट है, उनका इंटरनल फिजियोलॉजी पे, और कुछ और भी अदर फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे ये इन पे डिपेंड करता है। ओके, based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, is it of two types। तो यहाँ पर हमने रिप्रोडक्शन को दो भाग में बांट लिया है। तो रिप्रोडक्शन हमने क्या करा, दो टाइप्स में बांट लिया। एक टाइप जो है हमारा वो है एसेक्सुअल, और एक है सेक्सुअल मेथड। तो एसेक्सुअल मेथड जो है, एसेक्सुअल मेथड में सबसे बड़ी जो बात होगी यहाँ पे वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ब्रैकेट में मैं लिखना चाहूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, अपोजिट सेक्स, आइदर मेल या तो फिर फीमेल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये बातें अधूरी रह जाएंगी। तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे गैमेट फॉर्म, यहाँ पे गैमेट पक्का फॉर्म होगा। ओके, बिना गैमेट के भी तो कुछ होना ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो गैमेट फॉर्म एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होंगे। जी, तो on the basis of number of parent involved in the reproduction is it is of two types, okay, asexual and sexual। when single parent is involved it is asexual, and when two parents are involved it's sexual। तो चलो देखते हैं अब आगे एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है हमसे। when offspring is produced by single parent, हाँ भाई, तो जब ऑफस्प्रिंग जो है सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो with or without involvement of gamete formation, गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बातें कर रखी है हमने। व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, हाँ भाई, अपोजिट सेक्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो याद रखना अपोजिट सेक्स इज इम्पॉर्टेंट। when two parents of opposite sex participate in the reproductive process, तो जब दोनों अपोजिट सेक्स यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और गैमेट्स बनाते हैं, और फिर ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होते हैं, और गैमेट्स फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर उसके बाद फिर वो जाइगोट डेवलप होकर के यंग वंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को एक लंबी लेंदी प्रोसेस एक्चुअली, इस प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम, सॉरी। इन दिस मेथड a single individual parent is capable of producing offspring। सिंपल सी बातें हैं, वही बातें रिपीट हो रखी है यहाँ भी, कि सिंगल पेरेंट के पास कैपेसिटी होगा कि वो अपना ऑफस्प्रिंग को खुद से प्रोड्यूस कर ले। एज अ रिजल्ट
the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे। देखिए, ये एक पेरेंट है, सिंगल सेल पेरेंट है, ये इसका ऑफस्प्रिंग है। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये जेनेटिक मटेरियल जब लेने की बारी आएगी तो ये किसके तरफ देखेगा? इसके तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे, है ना? तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे तो होता क्या था कि दो पेरेंट्स होते थे, मेल और फीमेल। तो अब दोनों गैमेट्स बनाते थे, और गैमेट्स बनाने के बाद दोनों फ्यूज हो जाते थे और बनता था हमारा क्या, जाइगोट। तो जाइगोट के पास आधा आधा दोनों का हुआ करता था जेनेटिक मटेरियल, और फिर वो मिक्स हुआ करता था। तो नया वैरायटी मिल रहा था, हमें वेरिएशन मिल रहा था। बट यहाँ क्या है कि अगर इस ऑफस्प्रिंग को जेनेटिक मटेरियल के नाम पे कुछ भी चाहिए होगा तो वो इसके पास पेरेंट ही एक ही है, तो ये सारा तो इनसे ही ले लेगा ना। यही बात, इसी बात को अगर आप इस तरह से देखोगे तो ये एक पेरेंट है, इसे अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है। तो जो कुछ भी ये देना चाहेगा वो इसे पूरा खुद से ही देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है कि इनके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है वह यहाँ पे चुपचाप कॉपी हो जाता है, एकदम सेम। ठीक है। हाँ भाई, तो अब जेनेटिक मटेरियल सेम हो गया तो बाकी चीजें भी सेम हो जाएंगी ना। यानी कि जेनेटिक मटेरियल सेम हो जाने के बाद तो यहाँ देखते हैं एक बात, एक कॉन्सेप्ट और है कि जेनेटिकली प्लस मॉर्फोलॉजिकली। ओके, मॉर्फोलॉजिकली ये दो बेसिस पे ये दो बेसिस पे अगर कोई ऑफस्प्रिंग, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली ना लिख देता हूँ। ओके, ऑफस्प्रिंग, ये पेरेंट। तो हाँ भाई, तो यहाँ पे अगर कोई ऑफस्प्रिंग, कोई ये जो ऑफस्प्रिंग, अगर कोई ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली इन दो बेसिस पे अगर सेम हो, आइडेंटिकल हो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने उसमें याद रखने का कहा था वर्ड, सिमिलर और आइडेंटिकल। तो ये आइडेंटिकल हो तो ऐसे सिचुएशन में हम इस ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं? क्लोन। ओके, क्लोन कहने लगते हैं। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी, वापस एनसीईआरटी पे गौर करा जाए। तो द टर्म क्लोन is used to describe such morphologically and genetically similar individuals। तो वैसे इंडिविजुअल जो कि अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी हो, आइडेंटिकल हो, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, तो उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे देखा जाए और क्या क्या बातें करनी है हमें एनसीईआरटी से। तो लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज among different groups of organisms। Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organizations। तो asexual reproduction जो है वो काफी कॉमन है, किसमें? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, और प्लांट्स में, और एनिमल्स में,
जिनका, यहाँ बात ध्यान कर देने वाली है, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी सिंपल हो, ओके, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो बॉडी का, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए, इन प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म or the parent cell divides by mitosis into two to give rise to new individuals। हाँ, तो यहाँ देखिए, कहा जा रहा है इन प्रोटिस्ट और मोनेरन्स, ये दो किंगडम है। अगर आपको याद होगा, थोड़ा पिछले ईयर का आपको 11th क्लास का क्लासिफिकेशन याद होगा, तो आपको पता होगा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दो किंगडम है हमारे। मोनेरा है हमारा प्रोकार्योटिक सिंगल सेल प्रोकार्योटिक, और प्रोटिस्टा है हमारा सिंगल सेल यूकार्योटिक का किंगडम। तो इनमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल सेल डिवीजन करते हैं, ओके, किससे? माइटोसिस से। इस बात को याद रखना है। और ये माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद अपना दो भाग में बांट लेते हैं खुद को। याद होगा आपको, माइटोसिस में जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो जाता है, मियोसिस में हाफ हो जाता है। तो माइटोसिस से कॉपी हो गया, और ये होने के बाद ये दो इंडिविजुअल बन गए। तो यहाँ पे कह रहा है कि thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स में सिंपल सा सेल डिवीजन ही न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। हमारे बॉडी में सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ओके, सेल डिवीजन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो किए जा रहे हैं, हमेशा रेगुलर प्रोसेस से किए जा रहे हैं। बट यहाँ क्या है कि हम सभी लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो एक सेल में का उतना ये लिविंग नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक सेल, जैसे यहाँ पे एक सेल यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे यहाँ पे जो सेल है वो इंटीग्रेटेड काम करते हैं, वो कोई इंडिविजुअल लिविंग नहीं है। तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बट क्या है कि यहीं पे ये एक सेल जो है ये लिविंग है, ये इंडिविजुअली लिविंग सेल है, ये सिंगल सेल। तो ये इनमें जो सिंपल सा सेल डिवीजन जैसे ही होता है, ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। यही बातें लिखी हुई थी यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ओके। अब ये क्या चीजें हैं, चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। क्या है कि पहले बात कर लेते हैं फिजन की। फिजन एक्चुअली ये एक सिंपल सा इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टूटना, ओके, टूटना। देखो बायोलॉजी क्या है ना, आप अगर रटने की कोशिश करोगे कि मैं यार रट लूंगा, या फिर जो लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी ना कोई दिक्कत नहीं है, रट करके काम हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट है, आपको समझना होता है। समझ के जो चीज़ों को आप अच्छे से याद रख सकते हो ना, वो आपको ये रट रट करके कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा रिलेट करो, फिजन सिंपल सी वर्ड है, फिजन इसका मतलब होता है टूटना, ओके। यहाँ पे क्या है, बाइनरी फिजन, बाय बाइनरी फिजन, ओके, बाइनरी फिजन। बाय स्टैंड्स फॉर टू, टू फिजन यानी कि दो भाग में टूटना, ओके। यहाँ क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को दो भाग में तोड़ लेता है, अपने आप को दो भागों में तोड़ लेता है, दैट इज बाइनरी फिजन। और एक और टाइप का फिजन होता है जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, इसमें क्या होता है, इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म होता है, और अंत में ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है।
मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को। ओके, तो चलो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। बाइनरी फिजन की डायग्राम तो आपकी एनसीईआरटी ने खुद दे रखा है, तो बेहतर होगा एनसीईआरटी की डायग्राम देखें। हाँ। तो ये रहा हमारा बाइनरी फिजन का एग्जांपल। ओके, तो इसमें देखिए ये एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अमीबा है। यहाँ दिया दे भी रखा है इन्होंने फिगर 1.2, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बर्डिंग इन यीस्ट, ये रहा। ठीक है, और बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, तो ये एक अमीबा है और इस अमीबा में ये देखिए मार्क कर रखा है इन्होंने न्यूक्लियस, रेड वाला पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। देखिए क्या हो रहा है, न्यूक्लियस धीरे धीरे इलोंगेट हो रहा है। ओके, इलोंगेट हो रहा है। इलोंगेट होने के बाद ये दोनों टूट रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस, ओके, या कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ये रहा यहाँ तक। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे जब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया हमारा, तो अब बचा क्या, सेलुलर डिवीजन। ये देखिए यहाँ पे सेल आपस में डिवाइड कर रहे हैं और अंत में जैसा कि नाम ही है हमारा क्या, बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन। तो दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। यहाँ पे जैसे कैरियोकाइनेसिस था, यहाँ हो रहा है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो एक्चुअली लगे हाथ यहाँ पे हम लोग बर्डिंग भी पढ़ लेते हैं। ये बर्डिंग एक्चुअली देखा जाता है ईस्ट्स में, और एक्चुअली हाइड्रास में भी देखा जाता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक ईस्ट। क्या होता है कि ईस्ट के बॉडी के ऊपर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ जो है, बर्ड लाइक आउटग्रोथ फॉर्म कर देता है। देख रहे हो, इसके क्लीन बॉडी है, क्लीन बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ आ गया, और यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और कुछ साइटोप्लाज्म दिया गया है इसको, और धीरे धीरे फिर इसको कवर कर दिया गया। यहाँ से ये देखो कवर्ड है, और फिर क्या होगा कि यहाँ से ये जो बर्ड था वो न्यूट्रिशन ले लिया इसने, और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, डी अटैच हो जाएगा। ओके, ये डी अटैच हो जाएगा, और डी अटैच होने के बाद ये क्या करेगा कि फिर ये इंडिविजुअल ईस्ट बन गया, और उसके बाद इंडिविजुअल ईस्ट बनने के बाद कुछ टाइम के बाद ये फिर से रिप्रोडक्शन करेगा, जो कि हमारा नेचुरल प्रोसेस है। तो ये था हमारा बर्डिंग और बाइनरी फिजन। ओके, चलिए वापस से देखते हैं एनसीईआरटी पे, अपने पेज पे आते हैं। क्या कह रही थी एनसीईआरटी हमें वहाँ, चलिए। तो वेयर बाइनरी फिजन, एक्चुअली फिर से पढ़ता हूँ, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। वेयर सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। यहाँ पे क्या होता है कि सेल जो है वो दो भाग में बट जाते हैं, और ईच जो दोनों भाग में बटे वो हर एक भाग रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, और वो फटाफट फटाफट जल्दी से एडल्ट फॉर्म में ग्रो कर जाता है। एग्जाम्पल में हमारा अमीबा और पारामीसियम। देखिए क्या है कि इस चैप्टर में आपको डायग्राम्स और
आपको एग्जाम्पल्स ये दोनों अच्छे से दिमाग में रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, नीट के बेसिस से भी इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड्स के लिए तो है ही। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल होता है एंड अ स्मॉल बर्ड आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल which eventually get separated out and mature into new yeast organism cells। हाँ भाई, अभी जैसा हमने बात किया था बर्डिंग के बारे में कि क्या होता है कि ईस्ट में कि डिवीजन जो है अनइक्वल होता है। बाइनरी विजन में क्या हो रहा था कि जो सेल था वो अपने आप को इक्वल हाफ्स में बांट लेता है और उसके बाद जो सेल प्रोड्यूस करता है वो दोनों सेल यानी कि जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करता है वो दोनों इक्वल इन साइज होते हैं। ओके, यहाँ इक्वल डिवीजन होता है, बट यहाँ पे ईस्ट में क्या है कि डिवीजन अनइक्वल है। याद होगा आपको, अभी तुरंत बताया था मैंने कि कैसे ईस्ट के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ लगा हुआ रहता है। ओके, छोटा सा आउटग्रोथ, तो एक तरफ देख रहे हो कितना बड़ा साइज है, एक तरफ कितना छोटा ग्रोथ साइज है, तो यहाँ पे डिवीजन अनइक्वल होता है। समझ लिया हमने? Yes, the division is unequal and a small birds are produced that remain attached initially to the parent cell, जो कि अपने पेरेंट के सेल में स्टार्टिंग में तो जुड़ा हुआ होता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ही इसको न्यूट्रिशन मिल जाता है फिर ये डी अटैच कर जाता है, टूट जाता है, सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म, और कुछ टाइम के बाद ये नया यीस्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन ना हो तो अमीबा क्या करता है, ये अपना स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, स्यूडो स्टैंड्स फॉर फॉल्स एंड पोडिया स्टैंड्स फॉर फेट। ओके, तो स्यूडोपोडिया, अमीबा क्या करता है, अपना स्यूडोपोडिया बाहर निकालता है और 3 लेयर का हार्ड कवरिंग या फिर जिसे सिस्ट भी बोलते हैं वो अपने ऊपर बना लेता है। जब अमीबा के लिए सिचुएशन अच्छे नहीं होते तो वो क्या करता है कि अपने बॉडी के ऊपर वो 3 लेयर का 3 लेयर का हार्ड कवरिंग बना लेता है जिसे हम सेस्ट में बोलते हैं। ठीक है, अपने ऊपर। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को इंसेस्टेशन कहा जाता है, यानी कि खुद को सिस्ट के अंदर बंद कर लेना। और जब फेवरेबल कंडीशंस लौटते हैं तो इंसिस्टेड अमीबा जो होता है यानी कि जो बंद है, कैद है, सिस्ट में बंद है जो अमीबा, वो मल्टीपल डिफिजन के द्वारा डिवाइड करता है और बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा बनाता है। ठीक है, या फिर इन्हें स्यूडो या स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी बोलते हैं हम। तो एक्चुअली मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है, राइट? तो कैसे होता है मल्टीपल फिजन? एक्चुअली एनसीईआरटी ने यहाँ पर दिया नहीं है इस चैप्टर में, बाइनरी फिजन तो दे दिया इन्होंने, बट यहाँ पे दिया नहीं है अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में, अच्छे से डिटेल्ड वे में बातें करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसका आउटर वॉल है, आउटर वॉल को आप सिस्ट कह लीजिए। सिस्ट क्या होता है कि हर सेल की तरह इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, जो कि काफी आम बात है। फिर क्या होता है इसमें, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का स्टार्टिंग न्यूक्लियर डिवीजन से ही होता है, ये भी आम बात है। बट यहाँ अजीब बात ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यूसली होते रहता है। ओके, बार 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 बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ओके, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि ये सारे जो न्यूक्लियस थे, ये सारे जो न्यूक्लियस हैं, एक्चुअली अब इन्हें न्यूक्लियस नहीं कहूंगा। ओके, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये जो सारे न्यूक्लियाई हैं
ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे न्यूक्लियाई हैं मैं बना रहा हूँ। हाँ भाई, तो ये जो सारे न्यूक्लियाई हैं, ये क्या है कि थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म को लेकर के अपने ऊपर अपना वॉल बना देते हैं। आखिरकार ये एक पूरा सेल है, ये एक पूरा सेल है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ना। तो ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं कि वही साइटोप्लाज्म को थोड़ा थोड़ा लेकर के अपने ऊपर वॉल बना लेते हैं। देखो, वॉल बना लिया इन्होंने। वॉल बना लिया। तो वॉल बनाने के बाद क्या चाहिए होता है, नेक्स्ट स्टेप इनका। वॉल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये सेल जो थे वो ग्रो करने लगते हैं, अच्छा खासा बड़ा होने लगते हैं, ग्रोथ होने लगते हैं। और ग्रो करने के बाद ये सभी के सभी, एक्चुअली 1 सेकेंड, मैं पेज को लेके चलता हूँ उधर। हाँ भाई, तो होता क्या है कि फिर ये सारे के सारे जो सेल्स होते थे हमारे, जो कि अंदर में ग्रो कर रहे थे, वो अब ये जो सिस्ट था हमारा जो कि इनको रोके हुए था, अब वो रोक नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये फट गया। और फटने के बाद ये सारा का सारा सेल बाहर आ गया। तो देखिए, मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब अभी बताया था मैंने। हाँ, टूटना, राइट। तो देखिए, एक सेल कितना ज्यादा मल्टीपल सेल्स बना रहे हैं। ओके, यही तो है हमारा मल्टीपल फिजन। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। हम्म तो जस्ट इसी तरह अमीबा भी जब लौटता है। हम्म तो pseudopodospores, the cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoebae. This phenomenon is known as sporulation. Okay, तो ये जो pseudopodospores बनते हैं, ठीक है, जो सिस्ट के ब्रेकडाउन के बाद बन रहे थे। ओके, याद आ रहा है? हाँ जी। तो उसके बाद जो स्पोर्स सराउंडिंग में फैल जाते हैं, वो ग्रो करके न्यू अमीबा बनाते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ भाई, तो members of kingdom fungi and some plants, members of kingdom fungi and simple plants such as algae produce through special asexual reproductive structures। तो किंगडम फंजाई के कुछ कुछ मेंबर्स और कुछ सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी रिप्रोडक्शन करते हैं कुछ अलग तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से हैं? द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर जूस्पोर that are usually microscopic motile structures. Other common asexual reproductive structures are conidia, जो कि पेनिसिलियम में देखा जाता है, बर्ड्स जो कि हाइड्रा में भी देखा जाता है, जम्यूल्स जो कि स्पॉन्ज में देखा जाता है। चलिए, बेहतर होगा इन सबको डायग्राम की मदद से देख लें, और इसी तरह हमारा एक एनसीईआरटी का डायग्राम रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, तो देखो, ये है हमारा पहला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का शोकेस यहाँ पे। ओके, क्या? जूस्पोर्स। जूस्पोर्स होता क्या है, देखिए, जू का मतलब क्या होता है?
हाँ ठीक है, चिड़िया खाना। नहीं वो नहीं। जू मीन्स जहाँ पे फ्रीडम हो ट्रैवल करने का। ओके, यहाँ पे ये देख रहे हो ये स्पोर, ये स्पोर देखो, इनके पास दो फ्लैजिलास हैं, ठीक है, दो फ्लैजिला हैं। ये मोटाइल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये ट्रैवल कर सकते हैं खुद से, ठीक है, इन्हीं लिए इसीलिए इन्हें जू स्पोर्स कहा जाता है, समझ गए। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ध्यान देना, ये ऑर्गेनिज्म कुछ मल्टीपल फिजन टाइप नहीं लग रहा किया हुआ, देखो, मल्टीपल फिजन टाइप ऐसे ही बर्स्ट होकर के सिस्ट का वॉल टूटा हुआ फिर निकल जाते हैं। हाँ जी। तो ये खैर ये ऑर्गेनिज्म है हमारा क्लेमाइडोमोनास, देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ है हमारा ये ये है पेनिसिलियम। ओके, ये क्या है, ये पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम ऑर्गेनिज्म है, और इसमें दिख क्या रहा है, कोनिडिया। यस, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, तो ये क्या होता है कि एक प्लांट टाइप स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, नीचे वाले को कोनाइडियो फोर बोला जाता है। और जैसे 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 आप ऊपर जाओगे, अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टिप पे आपको जो मिलते हैं राउंड राउंड स्ट्रक्चर, ये है कोनिडिया, और यही जो है ये रिप्रोडक्शन और न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देने में एफिशिएंट होते हैं। ओके, चलो अब यहाँ देखते हैं सी, ये आपका हाइड्रा है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, ये हाइड्रा, और हाइड्रा में बर्डिंग स्ट्रोक होता है, ठीक है, आप हम लोगों ने जस्ट अभी यीस्ट के बारे में पढ़ा था। तो हाँ भाई, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये रहा हमारा हाइड्रा, और ये जो हाइड्रा है, ये इसके ऊपर देखिए बर्ड है लगा हुआ, बर्डिंग कर रहा है, ठीक है, यहीं पे जस्ट हम देख सकते हैं जेम्यूल्स स्पॉन्ज में, ये रहा हमारा, ठीक है। तो चलिए, एनसीईआरटी के डायग्राम की बात तो हो गई, अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो you have learned about vegetative reproduction in plants in class 11. Okay, what do you think? तो तुमको क्या, आपको क्या लगता है, vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो क्या एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? व्हाई डू यू से सो? और अगर आपका जवाब कुछ भी होता है तो आपको ऐसा क्यों लगता है, आपने ऐसा क्यों कहा? ओके, is the term clone applicable to the offspring formed by a vegetative reproduction? तो ये जो टर्म था क्लोन, क्या आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से का यूज करके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, क्या आप उन ऑफस्प्रिंग को भी क्लोन का टर्म दे सकते हैं? तो इतने सारे सवाल हैं, चलो फटाफट फटाफट क्या करो, नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में और इन तीनों सवालों के जवाब दो मुझे। मैं पर्सनली सबके सवाल का जवाब पढ़ने वाला हूँ। ओके, और हाँ भाई, जिन्होंने अब तक लाइक ना करा हो और सब्सक्राइब ना करा हो, तो क्या कर रहे हो यार, जाओ कर दो, ओके। तो चलो, while in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. हाँ भाई, तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे खुद से जवाब दे दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्चुअली में सेम ही है, ठीक है, बट क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम लोग एनिमल्स के केस में यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, और जब प्लांट्स की बात करने लगे तो हम लोग यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करने लगते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। In plants, the units of vegetative propagation, such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, and bulb, are all capable of give rising to new offspring. तो ये सभी के सभी जो हैं, ये न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में काम करते हैं।
और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा डेटा कम है, मैं चाहूँगा आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना। ओके, तो हम्म तो क्या था हमारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम्म तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लांट क्या होता है कि अपने वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी बातें हैं। कोई भी प्लांट अपना वेजिटेटिव पार्ट, क्या वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं प्लांट के। नहीं आ रहा? पढ़ो यार, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट, बेसिकली तीन वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के। कौन कौन सा? सबसे पहला रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा लीफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, अब रूट से आप लोग बहुत इससे फैमिलियर होंगे कि रूट से कैसे कोई भी प्लांट लगता है। सिंपल है, बचपन से लगा रहे होगे, पता है। अब ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे स्टेम के बारे में, स्टेम का यूज करके। हाँ भाई, आ गया माइंड में रोज। हाँ, रोज की रोज में स्टेम काट के लगता है। नहीं 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 नहीं, सही समझ रहे हो। बट यहाँ पे इसी बात पे चलो मैं एक चीज और बताता हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, इसे हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो नेचुरल और आर्टी एक आर्टिफिशियल। तो रूट्स की बात कर रहे थे हम लोग, रूट्स की बात हमने कर रखा था। स्टेम की बात कर रहे थे। ओके, तो स्टेम में बहुत टाइप से यहाँ पे होता है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टेम में शुरुआत करते हैं पहला पढ़ना हमारा। तो यहाँ जितने स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ना, रनर, रिजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सारे के सारे, एक्चुअली सारे के सारे स्टेम के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेम को ही फॉलो करते हैं एज देयर वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, पहले देखते हैं। रनर, नाम से ही पता चल रहा है आपको, रनर मीन्स दौड़ने वाला, राइट। होता क्या है कि ये एक्चुअली ग्रास में दिखाया जाता है। ठीक है, ग्रास में, इमेजिन दिस एज अ लैंड। होता क्या है कि ग्रास है, कोई फील्ड में देखोगे कोई ग्रास अगर लगा हुआ है तो वो क्या होता है कि फटाफट 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 से वो फैल जाता है। होता क्या है कि इसमें से जो एक ग्रास का स्टेम जो होता है, वो ऐसे 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 रन करना शुरू कर जाता है। और इसके बीच में जहाँ पे नोड्स होंगे, जहाँ पे नोड्स, याद रखना, याद होगा आपने अगर 11th में बढ़िया से पढ़ा होगा हमने, तो नोड्स क्या होते हैं, नोड्स में स्टेम सेल होते हैं। ठीक है, नोड्स में स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज करने में काम करते हैं। तो ये देखिए, ऐसा जो स्टेम है वो रन करते रहता है, रन करते 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 यहाँ पे प्रोड्यूस करा, और फिर ऐसा ऐसा प्रोड्यूस करा। तो डेट इज वाई इसे रनर बोलते हैं। ठीक है, रनर। रिजोम, चलिए बेहतर होगा, अपनी गंदे ड्राइंग से डराने से अच्छा है मैं आपको एनसीईआरटी का ड्राइंग दिखा देता हूँ। हाँ भाई, तो ये देखिए, ये रहा क्या, रिजोम।
तो देखो, ये सबसे पहले एग्जांपल खुद ही देख सकते हो आपके सामने, ये किसका एग्जांपल है? जिंजर है, ओके, है ना? तो जिंजर में हमें क्या देखने मिलता है? रिजोम देखने मिलता है। होता क्या है कि रिजोम के नोड्स में, ये देख रहे हो ऐसा लाइनिंग लाइनिंग सा लाइन सा, ठीक है, ये एक्चुअली में नोड्स हैं, नोड प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं, यहाँ से रूट को अराइज करते हैं। कौन से रूट? एडवेंटिशियस रूट्स। और ये देखो बर्ड, हाँ, तो जिन्हें पता ना हो मैं बता दूं, बर्ड्स में स्टेम सेल होते हैं। स्टेम स्टेम सेल होते हैं। और ये स्टेम सेल एंटायर ऑर्गेनिज्म को जन्म देने में, दोबारा जन्म देने में ये कैपेबल होते हैं एक्चुअली। तो चलो यहीं पे जस्ट बगल में देख लेता हूँ। ये हमारा क्या, आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। देखो, अब इससे तो आप लोग अच्छे खासे फैमिलियर हो गए, आलू से, ठीक है। घर में होगा, कभी किचन में जाओ तो आलू, यहाँ पे आपको ये स्कार्स मिलते हैं, ऐसे स्कार्स। ये एक्चुअली आइज बोला जाता है इनको, और इसी में से बर्ड्स जो हैं, आई बर्ड्स, ये जर्मिनेट करते हैं, ओके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। ये भी एक टाइप ऑफ स्टेम है, ओके, स्टेम है। न्यूट्रिएंट स्टोर करने की वजह से क्या हो गया, वो स्वेल हो गया है क्या, स्टेम ही है ये भी, ठीक है। चलो अब, हाँ, अब बात करना था बल्बिल ऑफ अगेव। ये देखिए, ये रहा हमारा बल्बिल ऑफ अगेव, ये है अगेव। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। तो मैंने ये बता रखा था आपको कि वेजिटेटिव पार्ट में लीफ भी आते हैं, ठीक है। हमने बताया, पहले बात करी रूट की, बात करी हमने, फिर स्टेम की। स्टेम में हमने दो चीजों के बारे में बात करा, एक्चुअली तीन चीजों के बारे में बात करा, ठीक है। यहाँ ट्यूबर की बात करी हमने, यहाँ पे हमने रिजोम की बात करी, फिर हमने रनर की बात करी थी, ठीक है। तो तीन चीजों के बारे में बात करा हमने। खैर यहाँ पे आता हूँ। ये है एक ब्रायोफाइलम का लिप, जिसमें देख सकते हो कि ब्रायोफाइलम के लिप्स के मार्जिन्स पे बर्ड लगे हुए हैं। और ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये बर्ड्स, भाई अच्छे से पता है बर्ड्स क्या होता है, बर्ड्स के पास स्टेम सेल होता है। और ये स्टेम सेल क्या होता है कि ये पूरे के पूरे प्लांट को अराइज करने में, जन्म देने में एफिशिएंट होता है ये, ठीक है। तो ये देखो एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके मार्जिन से एक देखो यहाँ पे, ठीक है। जादू, है ना? नहीं, कोई जादू नहीं है, इट्स जस्ट साइंस, ओके। सो अब बात करता हूँ ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ। भाई ये बड़ी चालू चीज है वाटर हायासिंथ, ठीक है। तो चलो, ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, तो ये रहा हमारा ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ। एक्चुअली क्या होगा, देख रहे होगे आप लोग कि ये एक एक्वेटिक प्लांट है, ओके, देख रहे हो पानी, हाँ भाई। तो पानी, ये पानी में रहता है, एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टेम जो है वो आगे बढ़ते आते हैं एज अ पाइप चैनल, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे बर्ड रहा और न्यूट्रिशन मिला, वहाँ पे क्या हुआ, ग्रो कर दिया उन्होंने पूरा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं और क्या कहते हैं हमारे पास। हम्म तो रनर की बातें हमने कर ली, रिजोम हमने दिखा दिया, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट भी दिखा दिया, बल्ब। बल्ब एक्चुअली हमें प्याज में देखने मिल सकता है, ठीक है। देखते हो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और उसके टिप पे लगा होता है हमारा जड़, ठीक है। तो जड़ लगा रहने की वजह से क्या होता है, ये जो बीच में जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, या ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है, ये एक्चुअली में क्या है, स्टेम है। और इसके साइड साइड में जो है ना, वो पत्तियां लगी हुई हैं, जो जूसी पार्ट ऑफ ऑनियन खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका लीव्स है, ओके। बीच वाला क्या हुआ,
स्टेम हो गया। तो ये बल्ब की एग्जांपल हो गई। चलो अब आगे देखते हैं। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, this process involved is asexual. तो हाँ भाई, सीधी सी बात है, इन सभी के फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में दो अलग अलग पेरेंट्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये सभी को हम लोग एसेक्सुअल कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। In some organisms, if the body breaks into distinct pieces या फिर fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. Example of Hydra, this is also a mode of asexual reproduction. तो क्या होता है यहाँ पे, एक बड़ी अच्छी बात कही है, ठीक है ना। एक्चुअली अच्छी नहीं, बहुत अजीब बात कही है उन्होंने, ठीक है ना, कि फ्रैगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। फ्रैगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि बॉडी क्या होता है, पेरेंट बॉडी जो होता है, पेरेंट बॉडी वो कुछ डिस्टिंक्ट पीसेस में डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ डिस्टिंक्ट पीसेस में डैमेज हो गया, और उसके बाद क्या होता है कि ये सारे के सारे जो फ्रैगमेंट्स हैं, ये फ्रैगमेंट्स क्या करते हैं कि कंप्लीट जो है वो ऑफस्प्रिंग में अपने आप को बना देते हैं। हाँ भाई, तो बना देते हैं। हम्म तो ये रहा हमारा फ्रैगमेंटेशन की बात, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ भाई, एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है हाइड्रा, ठीक है। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। तो आपने जरूर सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। दिस इज नथिंग बट द aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is a standing water. हाँ, तो ये क्या है कि एक्चुअली में एक एक्वाटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हायसिंथ, जिसकी बातें अभी हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो ये एक एक्वाटिक प्लांट है वाटर हायसिंथ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक टाइप ऑफ वीड है, यानी कि ऐसे प्लांट जिससे हम कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और ये हर जगह ग्रो कर जाता है जिस जगह पे स्टैंडिंग वाटर हो, ठीक है। क्या करता है कि इट ड्रेन्स द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। क्या होता है कि जैसे एक आप इमेजिन करो, ऐसा एक तालाब है। तालाब है एक, और तालाब यहाँ पे क्या है कि भरा हुआ। यहाँ क्या हुआ, ग्रो कर गया, ग्रो करते 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 इसने पूरे तालाब को कवर कर दिया, ठीक है। कवर करने के बाद क्या है कि ये ऑक्सीजन कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो जो भी मछलियाँ थी वो सब फिनिश्ड, खत्म हो गई, ठीक है। You will learn more about it in chapter 13 and 14। तो आपको चैप्टर 13 और 14 में जो है इसके बारे में आपको अच्छे खासे डिटेल में पढ़ना है। और आपको जान के ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है कि ये जो प्लांट जो था वो इंडिया में लाया गया था बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। तो इसे जानबूझकर इंडिया में लाया गया था, ठीक है। कहाँ, ये खूबसूरत फूल और इसके शेप की वजह से, और लाया कहाँ गया था, बंगाल, ओके। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over water body in short period of time। तो क्या हुआ कि ये एक अच्छा खासा तेजी से स्प्रेड कर सकता था, ठीक है, फैल सकता था, ठीक है। तो इसकी इस वजह से क्या हुआ कि ये जल्दी ही, बहुत ही कम समय में क्या हुआ कि इसने पूरे ही अपने आप को अधिकतर वाटर बॉडीज में इसने क्या क्या हुआ था, अपने खुद को फैला लिया, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रेड ऑफ देम, ओके।
तो इसे निकालने में अच्छा खासा दिक्कत हुआ था। Are you aware how plants like potatoes, sugarcane, banana, ginger and dahlia are cultivated? तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब जो प्लांट्स हैं, पोटैटो, सुगरकेन, बनाना, जिंजर और डालिया, और ये बनते कैसे हैं? आई मीन सॉरी, ये कल्टीवेट कैसे होते हैं? ओके, हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आईज? क्या आपने कभी नोटिस करा है बर्ड से कोई छोटे छोटे प्लांट्स को आते हुए बाहर, जैसे कि ट्यूबर? पोटैटो में ट्यूबर, हाँ भाई, ट्यूबर में तो आप लोग सभी ने देखा होगा कि आलू है और उसके ऊपर एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा नुकीला सा स्ट्रक्चर ऐसे ग्रो कर रहा होता है, ठीक है? ये सबने देखा होगा। फ्रॉम द रिजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर, जिंजर के ऊपर, बनाना के ऊपर से रिजोम्स को आते हुए। when you carefully try to determine the site of origin of a new plantlets in the plants listed above, you will notice they invariably arise from nodes present in the modified stem of these plants. तो अगर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये सभी की सभी चीजें जो हैं वो नोड्स से अराइज हो रही हैं, ठीक है? वो नोड्स से अराइज हो रही हैं, ठीक है? और आपको पता होगा, मैंने बता रखा है, फिर से बताता हूँ, याद करा देता हूँ एक बार, कि नोड्स में स्टेम सेल्स होती हैं और प्लांट्स में, अगर आपको नोड स्टेम सेल याद नहीं आ रहा होगा तो आपको मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम सेल्स याद आ रहे होंगे, ठीक है? वही होती हैं। when when the nodes come in contact with damp soil or water, तो जब ये नोड्स जो हैं ये थोड़ा गीली मिट्टी, नमी वाली मिट्टी या फिर पानी के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये रूट्स बनाती हैं और रूट निकालना शुरू कर देती हैं और नए प्लांट में को जन्म देना शुरू कर देती हैं, ठीक है? सिमिलरली, इसी तरह adventitious birds arise from the notches present at margins of leaves of bryophyllum। तो इसी तरह एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं वो नॉचेस है, याद आ रहा है वो लीफ, ब्रायोफाइलम का वो लीफ? हाँ जी। तो वो जैसे इंटर इंटर कर रहा था पिच, जिसको मैं मार्जिन्स कह रहा था, वो नॉचेस हैं। वो नॉचेस के मार्जिन्स पे प्रेजेंट होती हैं ब्रायोफाइलम के एडवेंटिशियस बर्ड्स। दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स। तो इस चीज़ का बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया जाता है हमारे फार्मर्स और गार्डनर्स के थ्रू, ताकि कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए भी, ठीक है? It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization, ठीक है? देखो ये बातें दोबारा से रिपीट हुई कि कह रहा है कि ये बड़ी अच्छी बात है, जान करके अच्छी बात है हम, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम है, आम तौर का रिप्रोडक्शन है किन किन ऑर्गेनिजम्स में जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल हो, ठीक है? जैसे कि एल्गी, फंजाई, ये सब ही। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, ये कॉन्सेप्ट वाइज बात है कि एंड फंजाई एंड that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। तो ये सभी जो कल तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड यूज कर रहे थे, वो फटाक से सेक्सुअल मोड पे ट्रांसफर हो जाते हैं जब एडवर्स कंडीशन आने वाला होता है उससे पहले। To find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable conditions, तो चलिए देखते, एनसीईआरटी यहाँ कह रही है कि चलो आगे खोजो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए एनेबल करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में भी। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर ई सच कंडीशंस, तो ऐसे कंडीशंस के टाइम पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों फेवरेबल कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पे ये दो क्वेश्चन छोड़ा हुआ है आपको, आपके लिए। चलो मेरे को बताओ, अगर जिसे जिसे पता है ये बातें, ये जानकारी है, वो मुझे कमेंट में बताए, मैं रिप्लाई करूंगा। Asexual vegetative, asexual या फिर vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. On other hand, only sexual method of reproduction is present in most of the animals। देखो यह बात यहाँ कह रहा है कि
एसेक्सुअल के वेजिटेटिव और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों हायर प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं अपने पास। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इकलौता सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ कुछ एनिमल्स में एक्चुअली ठीक है प्रेजेंट होता है। जैसे कि इनके पास ऑप्शंस होता है कि वो एडवर्स कंडीशन आने पे ये ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे ही कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। आप हमारे में ही ले लो, हमारे में क्या है कि sexual method is only option, okay, so we do not have any method to switch, so चलो सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। और आज के लिए बस इतना ही। तो जिन जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अगर आपने मुझसे कुछ भी सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो। चलो मिलते हैं अब पार्ट 2 में, स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तब तक के लिए बाय।